हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो गाइडेंस इन काउंसलिंग में हमने काफ़ी हद तक गाइडेंस कवर कर लिए हैं टॉपिक्स, और काउंसलिंग में भी हमने इनिशियल और बेसिक कॉन्सेप्ट बात कर ली, और पहला जो टाइप था डायरेक्टिव काउंसलिंग उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो एक बार जाके चैनल पे उनको एक बार सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की। ठीक है, हमने 3 तरीके की काउंसलिंग की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग या प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, जिसमें हमने एक बात की थी डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरी बात की थी नॉन डायरेक्टिव, और थर्ड था इक्लेक्टिक काउंसलिंग। सो आज हम बात करेंगे डिटेल में नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो मेन एडवोकेट है वो कौन है? कार्ल्स आर रोजर्स। सो अब आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, या आपने मेरे चैनल पे वीडियोस को फॉलो किया हो या क्लासेस को देखा हो, सो कार्ल रोजर्स की एक ह्यूमनिस्टिक थियोरी मैंने जो है आपको करवाई थी। ठीक है, जिसमें हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, उन सब चीजों के बारे में बात की थी। आपने अगर वो नहीं देखी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उसको देख के, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कार्ल रोजर्स की जो है वो थिंकिंग किस तरीके की थी, तो वो किस तरीके से चीजें आप मैनेज कर पाएंगे, और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उनको बेटर तरीके से सोल्व कर पाएंगे। सो कार्ल रोजर्स जो है वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के मेन एडवोकेट रहे हैं। इन्होंने प्रोपेगेट किया है बेसिक अजम्पशंस। अगर हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की देखें, सो ये बिलीव करते हैं डिग्निटी ऑफ मैन में, कि इंसान की जो डिग्निटी है, जो इज्जत, या वो लगा लीजिए कि एक ओहरा है, वो सारी चीजों में ये क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअलाइजेशन की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की जो इन्होंने ह्यूमनिस्टिक थियरी में बात की है। मैन को ये ट्रस्टवर्दी मान रहे हैं, और मैन को वाइजर देन हिज इंटेलेक्ट मान रहे हैं, कि हम जितना उसका इंटेलेक्ट हमें दिख रहा है उससे ज्यादा वाइज है इंसान। सो ये जो है कुछ एक अजम्पशंस हैं बेसिक, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वो कार्ल रोजर्स ने दी थी, एक सिंडर ने जो है उन्होंने भी कुछ एक अजम्पशंस जो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की दी थी, जिसमें ये था कि इसमें क्लाइंट जो है वो उसके पास राइट है क्या करने का? अपनी लाइफ में गोल सेलेक्ट करने का। ठीक है, ये अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि उसकी मर्जी ना, उसने जो चीजें सिलेक्ट करनी है या जो उसकी चॉइस है क्लाइंट की, अगर क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी दी जाए, सो वो इसमें क्या है कि प्रोबेबली वही चीजें सिलेक्ट करेगा जहां पे उसको अच्छी सी बहुत सारी हैप्पीनेस मिल रही है। सो हैप्पीनेस को सिलेक्ट करेगा अगर क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये हम मान के चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी इंसान को खुशी और गम दो चीजों में से सिलेक्ट करने को दे रहे हैं और वो गम सिलेक्ट करे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये मान के चल रहे हैं। In the counseling situation, one should reach very quickly at a point from where the client may be able to start functioning independently. So counseling situation में हमें जल्दी से जल्दी उस situation पे पहुंचना है जहां पे काउंसलर की बजाय क्या कौन बात कर रहा है? क्लाइंट बात कर रहा है, और वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है, ना कि डिपेंडेंट हुए जा रहा है किसके ऊपर? क्लाइंट काउंसलर के ऊपर, जो कि हमें डायरेक्टिव काउंसलिंग में देखने को मिला था कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या था कि वो डिपेंडेंट हो जाता है काउंसली जो है काउंसलर के ऊपर, यानी क्लाइंट जो है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए काउंसलर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस इनहिबिट्स अ पर्सन्स प्रॉपर एडजस्टमेंट इनिशियली। सो अगर इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, और ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस में इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं तभी काउंसलिंग के लिए जाते हैं, सो वहां पे जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो शुरुआत में जो है प्रॉपर जो ये है एडजस्टमेंट है इंसान की, वो नहीं करने देती। इसीलिए शुरुआत का रोल काउंसलर का बोला गया है, और बाद में जो है वो थोड़ा हमें इसीलिए तो कोशिश करनी है ना कि जैसे ही इमोशनल डिस्टर्बेंस कम हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, फिर हम उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना स्टार्ट करें। ठीक है, सो ये अजम्पशन साइंडर ने दी है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये रिवर्स होगी डायरेक्टिव काउंसलिंग के। वो क्या थी? प्रॉब्लम सेंटर्ड थी, ये क्लाइंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड रहेगी। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि पर्सन हैज so much capacity and drive that he can grow and develop so that he may face the situation in reality. So इसने बोला ना कि वो डिग्निटी और सेल्फ वर्थ, ट्रस्ट वर्दी, वो सारी assumptions लेके चले। तो ये क्या, इसमें क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये जो किसके ऊपर बेस्ड है, ये जो प्रिंसिपल है या ये जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो इस चीज पे बेस्ड है कि पर्सन के अंदर, खुद के अंदर बहुत कैपेसिटी है, वो खुद के अंदर उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत है जिससे वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो वो जो इंट्रिंसिक कैपेसिटी है वो ड्राइव करेगी इसको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए किसी भी
सिचुएशन में, और उन सिचुएशंस को फेस करने में भी हेल्प करेगी रियलिटी में। सो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी ही मान के चल रहे हैं यहाँ पे। इन दिस स्कूल ऑफ थॉट काउंसलर इज पैसिव टू द मैक्सिमम। सो काउंसलर इसमें मैक्सिमम टाइम पैसिव रहेगा, डायरेक्टिव काउंसलिंग में एक्टिव था काउंसलर, क्योंकि वहां पे वो प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी तो थी ना एक तरीके से। सो आप एक बार ये भी ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टिव काउंसलिंग को प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या दिया जा रहा है आपको, जो क्लाइंट है उसको जैसे डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, वैसे ही एक सोल्यूशन जो है वो पकड़ाया जा रहा है, और उस सोल्यूशन की वजह से ही कि आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल रहा है, एक तरीके से स्पून फीडिंग हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो काउंसलर है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था इंसान, और काउंसलर ही जो है वो सारा का सारा एक्टिव प्रोसेस काउंसलर का था। वहां पे काउंसली जो है वो क्या था, इनएक्टिव या पैसिव रोल में था। यहाँ पे काउंसलर जो है वो पैसिव रहेगा, और मैक्सिमम टाइम कौन बात कर रहा होगा या कौन सोल्यूशन या एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, काउंसली या जो क्लाइंट है वो। A person is accepted in his originality and he is free to express his any attitude. So person जो है वो उसकी जो ओरिजिनल चीजें हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तभी तो उसको बोलने का मौका ज्यादा मिल रहा है कि वो अपने आप एनालाइज कर सके उन चीजों को। सो पर्सन की ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ऑल्दो एक्सेप्ट वहां पे भी किया गया था, बट वहां पे सोल्यूशन आपको कौन दे रहा था, काउंसलर दे रहा था, और वही एक्टिव रोल में था। यहाँ पे काउंसलर पैसिव रोल में रहेगा। इस काउंसलिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट जो है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि आप खुद ही बात कर रहे हैं, खुद ही जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही जो है वो क्या है कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस जो है वो इसमें ज्यादा है। तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की देखने को मिलेंगी। दूसरा जो है ये रिड्यूस करता है साइकोलॉजिकल टेंशन को। यही सेम चीज आ गई जो हमने यहाँ बात की कि साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को इंप्रूव करेगा, तो साइकोलॉजिकल टेंशन को जो है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसमें डिफेंसिवनेस जो है फॉल्स डाउन होती है, यानी कि आप जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, काउंसलिंग भी एक्सेप्ट करता है, वो ऐसे डिफेंसिव रोल प्ले नहीं करता वहां पे। In this type of counseling, there is a closeness between the picture of self drawn by client and desire of ideal picture. So यहाँ पे वो बात आ जाती है जो ideal self और जो रियल सेल्फ की बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, या फिर मैंने जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसकी थियरी, जो कार्ल रोजर्स का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसमें बात की थी। आइडियल सेल्फ क्या होगा कि जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं, और रियल क्या है जो अभी आप हैं। जो मैंने आपको एक फैट इंसान की भी पिक्चर दिखाई थी कि एक बहुत मोटा इंसान है, ठीक है, और उसको क्या करना है, वो आइडियल सेल्फ कैसा देखता है कि वो बहुत स्लिम ट्रिम और ऐसे है, ठीक है। सो वो पॉइंट क्या है कि आप आइडियली अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं और आप रियल में अभी कैसे हैं। सो इस टाइप की काउंसलिंग में क्या है कि क्लोजनेस होती है कि आप जैसा देखना चाहते हैं उसी के आसपास हैं, आपको उस तक पहुंचना है, ठीक है। क्लाइंट्स बिहेवियर इज कंसिडर्ड मोर मैच्योर्ड इमोशनली, तो इस यहाँ पे इमोशनली ज्यादा मैच्योर माना जाता है, ठीक है। तो वो चीज क्या है यहाँ पे कि क्लाइंट के ऊपर यहाँ पे फुल ट्रस्ट किया जा रहा है, और वही अजम्पशन में हमने पढ़ा था कि ट्रस्ट वर्दी है क्लाइंट, एंड एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द क्लाइंट और द पर्सन। तो यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर है, या जो इंसान है ट्रस्ट वर्दी है उसके ऊपर है। जनरल एम की बात करें काउंसलर का, तो ये क्लाइंट सेंटर्ड है, तो वो चाहेगा कि फंक्शनिंग जो है वो क्लाइंट की वो एक पॉजिटिव चेंज उसमें आए। इन रिसर्च जो ये एक्सलाइंस जो है उन्होंने अपनी रिसर्च में 1947 में ये चीज बताई थी कि जो रीडिंग, जो इन्होंने प्राइमरी स्कूल में जो है वो क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें वो जो सर्वे था, वो रिसर्च था, उसमें इन्होंने क्या पाया कि रीडिंग जो है वो इम्प्रूव करती है, रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि उसके बारे में मेंशन भी नहीं किया था, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दी भी नहीं गई थी। सो वो क्या है कि आप अपने आप से ही काम कर रहे हैं। सो ट्रस्ट वर्दी और वो जो अजम्पशंस हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि ये क्लाइंट के ऊपर बेस्ड है, क्लाइंट सेंटर्ड है, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। सो क्लाइंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर क्लाइंट की पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें जो है वो पॉजिटिव ही होंगी। अगर प्रोसीजर की बात करें तो हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग में 6 स्टेप्स की बात की थी, यहाँ पे हमें 5 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। अब ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको याद भी रहेगी अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग के जो प्रोपेगेटर थे या चीफ एक्सपोनेंट थे या एडवोकेट थे वो कौन थे, ठीक है, जिन्होंने वो 6 स्टेप्स जो है वो दिए थे। यहाँ पे हम कार्ल रोजर्स की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने 5 स्टेप जो है वो दिए हैं। ये 5 स्टेप आपको इसी सीरीज में ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद फ्री एक्सप्रेशन होगा फीलिंग्स का।
काउंसलर जो है वो ट्राई करेगा कि एक इंसाइट जो है वो डेवलप हो काउंसली के मन में, और क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में उसको पता चले कि कौन सी उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स है, कौन सी नेगेटिव फीलिंग्स है, और लास्ट में जो है वो टर्मिनेशन होगा काउंसलिंग सिचुएशन का, जो कि काउंसलर भी कर सकता है अगर उसको लगे कि काउंसलिंग अब ठीक है या और कोई जरूरत नहीं है सेशंस की। प्लस इसमें काउंसलिंग भी कर सकता है कि उसको खुद फील हो रहा है क्लाइंट को कि मुझे और सेशंस की जरूरत नहीं है, नाउ आई एम ओके एंड टोटली फाइन, सो वो टर्मिनेशन जो है वो वहां पे हो जाएगा। आप एक तरीके से इस यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कंप्लीट तो क्या हो जाएगा, डिफाइन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, काउंसलर जो है वो सिचुएशन को डिफाइन करेगा। उसके बाद फ्री फीलिंग, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, काउंसलर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरमेंट, एम्बियंस बनाएगा कि वो इमोशंस जो है ना क्लाइंट के, वो एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल रहे, यानी वो खुल के एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि आप कंफर्टेबल होंगे उस सिचुएशन में, एनवायरमेंट में, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। फिर एक इंसाइट डेवलप होगी, यहाँ पे काउंसली जो है वो स्टार्ट टू हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन, उसको समझ आना शुरू हो जाता है। यहाँ से तो देखिए यहाँ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या था कि यहाँ पे काउंसलर डिफाइन कर रहा है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को, तो शुरुआत काउंसलर ने की है, लेकिन बाद में वो क्या है, एक पैसिव रोल में आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड स्टेप में कौन एक्सप्रेस कर रहा है, काउंसली एक्सप्रेस कर रहा है, एनवायरमेंट काउंसलर ने प्रोवाइड किया है ना, एंड इनसाइट कौन डेवलप कर रहा है, ये भी काउंसली डेवलप कर रहा है। सो मेजर फोकस किस पे है, काउंसली पे है, इसीलिए इसको काउंसली सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड बोलते हैं। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव जो फीलिंग्स है उनको काउंसलर आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, किसको, काउंसलर के बारे में, और क्लासिफाई करेगा उनके बारे में कि ये नेगेटिव चीज हो रही है या ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो रहा है। उसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगा, काउंसलर जो है एक पॉइंट पे वो टर्मिनेट कर सकता है सिचुएशन, जितने भी स्टेप्स अगर फॉलो हो गए हैं उसके बाद। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी जो है ये स्टेप कर सकता है, यानी क्लाइंट भी उसको टर्मिनेट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है टर्मिनेट के लिए, और काउंसलर भी टर्मिनेट कर सकता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें, हमने सारी चीजों की बात कर ली, तो ये क्या है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है डेवलप करती है, इसमें डिपेंडेंट नहीं होता काउंसलर जो है, काउंसली जो है काउंसलर के ऊपर, क्योंकि वो खुद अपनी सोल्यूशन निकाल रहा है, वो खुद एनालाइज कर रहा है। सो वो जो कैपेबिलिटी है ना प्रॉब्लम को सोल्व करने की, वो काउंसली या क्लाइंट के अंदर आ रही है, ठीक है। सो ये एक डेफिनेट चीज है यहाँ पे कि डेवलपमेंट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी का या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी का। Being client-centered school of thoughts, other unwanted activities and tests can be avoided. डायरेक्टिव में क्या कर रहे थे, हम अलग अलग तरीके के टेस्ट कर रहे थे, डाटा इकट्ठा कर रहे थे, वो यहाँ पे नहीं होगा। सो वो सारी चीजें यहाँ अवॉइड हो जाएंगी, क्योंकि ये क्लाइंट के ऊपर सेंटर्ड है, हमें सिर्फ क्लाइंट चाहिए सामने बैठा हुआ। दिस स्कूल ऑफ थॉट शिफ्ट द पर्सन फ्रॉम हिज अनकॉन्शियस स्टेट से लेके कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जो है वो क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं इसमें, जिससे कि उनकी टेंशन भी रिलीज हो जाए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो। दिस टाइप ऑफ सॉल्विंग काउंसलिंग लीव्स इट्स इंप्रेशन फॉर लॉन्गर पीरियड, क्योंकि वो जो चेंजेस आए हैं ना, वो जो डेवलपमेंट हुआ है, वो इनर सेल्फ में हुआ है एक तरीके से। तो जब आपके अंदर कुछ चेंज हुआ है तो वो लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सोल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे आपने सोल्यूशन खुद ढूंढा है, तो वो सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो इंडल्ज है। लिमिटेशंस की बात करें तो कोई भी चीज वैसे भी कंप्लीट नहीं होती, चांद में भी दाग तो होते ही है ना, तो लिमिटेशन आपको हर चीज की देखने को मिलेंगी। ये साइको एनालिसिस जितना डीप नहीं है। सो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग डायरेक्टिव से बेटर है अगर हम डीप की बात करें, बट साइको एनालिसिस से बेटर नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग सकता है किसी भी क्लाइंट को, क्योंकि एक बार अगर क्लाइंट ने बोलना शुरू किया तो उसको ऐसे बीच में रोका नहीं जाता, वो जब तक बोलना चाहे, उसके मन की भड़ास या जो चीजें हैं मन में वो नहीं निकल जाए, तब तक उसको बीच में जो है वो रोकने का प्रोसीजर यहाँ पे है नहीं। तो जब आप रोकेंगे नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। दिस मेक्स द अदर्स टर्न फॉर सीकिंग काउंसलिंग इम्पॉसिबल, दूसरे की तो बारी आएगी ही नहीं ना, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ऑल द प्रॉब्लम्स कांट बी सॉल्व ओरली और वर्बली और बाय टॉक्स ओनली, हम इसमें कोई भी टेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर यूज नहीं हो रहा है, यानी कि हम सिर्फ बातचीत के द्वारा सब चीजें सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर चीज सिर्फ बातचीत से नहीं सोल्व हो सकती, कई बार चीजें समझ भी नहीं आती, तो अगर सिर्फ ओरली बात करेंगे तो ये और भी ज्यादा लंबा खींच जाएगा। It is not possible to all in all the schools because the counselor has to attend many pupils. तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए एक बच्चे की बारी में इतना टाइम लग जाएगा कि ये बाकी मतलब स्कूल के बाकी बच्चों की टर्न तो आएगी ही नहीं ना,
तो वो काउंसलर क्या है, उसको बहुत सारे बच्चे को अटेंड करना होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग स्कूल्स में जो है वो अप्लाई कर पाए या इम्प्लीमेंट कर पाए। अब इसमें काउंसलर पैसिव है बहुत सारे टाइम, सो हो सकता है काउंसलर चुपचाप बैठा है या पैसिव है, इस वजह से काउंसली जो है वो हेजिटेट हो जाए फ्रीली बोलने के लिए। होता है ना, कन्वर्सेशन तो दोनों साइड से होनी चाहिए। तो जब मोस्टली टाइम काउंसलर पैसिव है, उसकी वजह से वो हेजिटेट यहाँ पे काउंसली हो सकता है। क्लाइंट इज अलाउड फॉर द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ हिज प्रेजेंट एटीट्यूड, तो वो कंप्लीटली अलाउ किया जाता है फ्री एटीट्यूड के लिए, लेकिन अब जो उसका जो रीजनिंग है वो नहीं मांगी जाती उससे। वो जितना बोलना चाह रहा है, जितनी चीजें रिवील करना चाह रहा है उतना ही ठीक है, उसके आगे उससे ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती। तो ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया जाता कि ये एटीट्यूड क्यों हो रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो आपको लिमिटेशन में देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का टॉपिक समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।